अभी रैंकिंग लिस्ट आई है यूनिवर्सिटीज की तो उस पर भी बात करना जरूरी है। और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इतनी कम क्यों है? इसमें छात्रों का हो सकता है या प्रोफेसर्स या जो भी इन्वॉल्वमेंट है यूनिवर्सिटी का, क्या ऐसा हो सकता है? That is a tough question actually. जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या यूपी के जितने भी यूनिवर्सिटी है इनमें छात्र संघ बंद हो गया है, फिर भी अभी डीयू में देखें या जेएनयू में देखें वहाँ छात्र संघ चल रहा है। इनसे फायदे क्या मिलते हैं और क्या नुकसान होते हैं? यूनिवर्सिटी मार्क्स इतने कट क्यों करती है? मतलब हमें मोटिवेट करने के लिए करती है या फिर क्या उसका जो इलाहाबाद आते हैं या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आते हैं उनका सपना होता है यूपीएससी करने का। यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए उनको? फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दें या ग्रेजुएशन हो जाने के बाद करें? तो यहाँ पे जो संख्या होती है गर्ल्स की हमारे क्लास में 25 से 30% होती है और बाकी सारे बच्चे होते हैं, मतलब लड़के होते हैं। यही संख्या जब हम पीजी में जाते हैं तो वहाँ और कम हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब अभी भी इस जमाने में आके? कि जब बीए ही कराना था तो यहीं करा देते, इलाहाबाद जाने की क्या जरूरत है। अजीब सा वियर्ड सा कमेंट था। मेरे घर के बगल की एक चाची ने जो है कभी पास किया था कि तुम्हारे पापा तुमको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, पढ़ाई ही करना वहाँ पे। तो हम आपके हिसाब से बेस्ट यूनिवर्सिटी? अरे ये तो टफ क्वेश्चन है, ये तो टफ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सहयोग संवाद में। आज हमारे साथ डॉक्टर अपर्णा चौधरी मैम है जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की। मैम पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सहयोग संवाद में। थैंक यू अभिनव। मैम हम जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपने कहाँ से शुरू किया और कैसे आज आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं? अभिनव, पहले तो I must appreciate the efforts by you and your entire team. Best wishes for it. और अब आते हैं तुम्हारे सवाल पे। जहाँ तक रही बात जर्नी की, तो मेरा ग्रेजुएशन इसी विश्वविद्यालय से हुआ है, यहीं से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गई, वहाँ से मेरा मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी है जी। और पीएचडी कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ समय तक यूपी गवर्नमेंट के अंडर में एडेड कॉलेज है जी। मेरठ में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, कुछ टाइम मैंने वहाँ पे टीचिंग किया जी। और उसके बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और आप लोग हमारे स्टूडेंट रहे। जी। मैं आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? मेरा जो गांव है वो रायबरेली जिले में एक जगह पड़ती है, जब आप लखनऊ जाते हैं बछरावा पड़ता है और बछरावा से लगा हुआ एक गांव है, बड़ा गांव है, कसरावा नाम है जी। और मेरी एजुकेशन वहीं बछरावा से ही हुई है। कसरावा और बछरावा के बीच की दूरी यही करीब 2.5-3 किलोमीटर होगी। तो साइकिल से जाते थे पढ़ने के लिए। 10+2 मेरा वहीं से हुआ है। और बहुत मॉडरेट बैकग्राउंड से हूँ मैं। यूपी बोर्ड से मेरी एजुकेशन रही है, हिंदी मीडियम में 10+2 तक और उसके बाद मैंने बताया ही। मैम जैसा कि आपने बताया कि आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी पढ़ा और फिर जेएनयू आप गई। आपको दोनों जगह में फर्क क्या दिखा? प्रयागराज शहर की अपनी कुछ एक विशेषताएं हैं और दिल्ली की अपनी कुछ एक विशेषताएं, दोनों के बीच में है सच कोई कंपैरिजन नहीं ड्रॉ किया जा सकता है जी। लेकिन हाँ, अगर हम एकेडमिक फ्रंट की बात करें तो दिल्ली में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इलाहाबाद में मिस करते हैं और हमें लगता है कि अगर वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड कर ली जाए तो इलाहाबाद, जैसा कि कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, तो वो सही मायनों में मिल सकता है अगर उन सारी चीजों को हम यहाँ पर ले आए। जी। और अभी नए बैचेस में जो नए हम लोगों के साथ नए कलीग्स ने ज्वाइन किया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ऑलमोस्ट अक्रॉस इंडिया कोई भी स्टेट ऐसा नहीं होगा जहाँ से हमारे कलीग्स ना हो जी। अलग अलग स्टेट का कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी का जो एक नया कलेवर, नए सेंस में जो यूनिवर्सिटी को हम कहते हैं कि वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा जी। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में चेंज होगा। बट ये सारे चेंजेस ऐसे होते हैं ना कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा समय लग सकता है। मैम जैसा आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, उस टाइम के छात्रों में और अभी के जो छात्र आप देखती हैं, हम लोगों को आप पढ़ा रही, क्या अंतर दिखता है और क्या चेंजेस आए हैं इन दोनों में? एक चीज ये है कि जो आने वाली जनरेशन होती है ना बेटा, वो हमेशा पिछली वाली जनरेशन की तुलना में ज्यादा स्मार्ट होती है
और ज़्यादा इनोवेटिव होती है। जी अभी जैसे तुम लोग बीए पार्ट 3 में हो और ये पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हो, जब हम कंपेयर करते हैं कि जब भी मैं बीए पार्ट 3 में थी, हमारे दिमाग में ये सब नहीं था। जी जी तो परिवर्तन तो है, और बहुत सारे और फ्रंट में कि अब के बच्चे ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं। हम्म, ऐसे कंजर्वेटिव चीज़ें जो बहुत पहले शायद यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स में नहीं डिस्कस होती थी, जी अब डिस्कस होती हैं, और बच्चों के पास बहुत सारी जेन्युइन क्वेरीज भी होती हैं। उन सवालों का जवाब देने में भी अच्छा लगता है। जी और जब आप क्लास ले रहे होते हैं इनके इनक्विजिटिव माइंड वाले बच्चों की, तो पढ़ाने में भी मजा आता है। जी और आगे की जनरेशन स्मार्ट है, और मैं ये जी कहूंगी कि अब की जो जनरेशन वो ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा हार्ड वर्किंग भी और ज्यादा इनोवेटिव भी है। थैंक यू मैम, क्योंकि हम भी इसी जनरेशन से हैं, तो आपने जैसा आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स में रहता है कि ग्रुप स्टडी हाँ और सेल्फ स्टडी, हाँ हाँ तो इनमें आप इफेक्टिव किससे ज्यादा समझते हैं? कि ग्रुप स्टडी, जैसे सभी लोग बताते हैं कि एक ग्रुप बना लो अपना और फिर हाँ। उसमें डिस्कस करते रहो, वो स्टडी बेहतर है या फिर सेल्फ स्टडी करें वो बेहतर है, आपके विचार में? दोनों का अपना इम्पोर्टेंट रोल है। जी अब क्या होता है, और थोड़ा सा ये भी डिपेंड करता है कि हर बच्चे का जो पढ़ने का तरीका होता है वो भी अलग अलग होता जी है। जी कई बार क्या होता है कि ग्रुप स्टडी के नाम पे स्टडी को छोड़ के बाकी सब कुछ शेयर हो रहा होता है। जी और कई दफे क्या होता है कि आप खुद से पढ़ने में ज्यादा टाइम ले रहे हैं, पता चल रहा है कि कोई टॉपिक आपने किया, वो पढ़ने में आपको सुबह से शाम हो गया। अगर आपके पास एक इफेक्टिव पीयर ग्रुप है तो वो लर्निंग आपकी थोड़े टाइम में हो सकती है, जी 2 से 2.5 से 3 घंटे में कवर हो सकती है। तो मैं ये कहूंगी दोनों के बीच में कंपैरिजन एज सच ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हाँ दोनों इम्पोर्टेंट है, और दोनों के लिए इक्वल टाइम दिया जाना चाहिए। अगर आप अब पर हाँ, ये जरूर बोलेंगे कि अगर आप ग्रुप बना रहे हैं पढ़ने के लिए, हम्म, तो फिर वो इफेक्टिव ग्रुप होना चाहिए, है ना। फिर जैसे आपने फिक्स किया कि हाँ आज हमें जॉन रॉल्स डिस्कस करना है, हम्म, तो जॉन रॉल्स पहले डिस्कस हो जाए, बाकी की चर्चाएं बाद में हो, है हाँ, ना। फिर रील चलने लगता हाँ, है फिर वो ना हो। फिर जैसे जो आपने टारगेट सेट किया है ना, वो फिट हाँ हो जाए, वो अच्छे से हो जाए। और सेल्फ स्टडी का ये है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स आपको सेल्फ स्टडी तो करनी चाहिए, जी उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। जी तो दोनों की अपनी भूमिकाएं हैं। मैम, आप पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं, हाँ। तो अभी भी पॉलिटिकल साइंस को लेके बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, बस राजनीति है या फिर क्या है? अगर किसी से हम बताते कि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो अरे वही राजनीति वाला होगा। तो आपके नजरिए से पॉलिटिकल साइंस क्या है? क्या ये केवल राजनीति तक सीमित है या फिर क्या है, आप बताएं। देखो, पॉलिटिकल साइंस का जो डोमेन है हम्म, वो बहुत ही ब्रॉड है। जी पॉलिसी मेकिंग के सेंस में कुछ और है, एडमिनिस्ट्रेशन के सेंस में अलग है। जी और एज अ सिटीजन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, हम्म, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अलग डोमेन आपको मिलेगा पढ़ने को, जानने को, समझने को। और अगर आप अपना करियर पॉलिटिक्स में बना रहे हैं तो हाँ उधर के लिए फिर थोड़ा सा अलग डोमेन है। फॉरेन पॉलिसी में आप पुश करना चाह रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या जी किसी थिंक टैंक में जाना चाह रहे हैं, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज करने का काम कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में ये दूसरा डोमेन है। इन सारी चीजों को मिला के पॉलिटिकल साइंस बना है। इसमें से अगर आप किसी एक भी पक्ष को छोड़ देंगे तो वो विषय को आप कहेंगे कि अधूरे तरीके से जानना हुआ, जी एक कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलेगी। जी और हाँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, हम्म, दो चीजें हो जाती हैं उसमें। एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो जाता है और एक अप्लाइड पोर्शन हो जाता है। जी थियरी के सेंस में चीजें हम थोड़ा सा डिफरेंट फ्रेमवर्क में देखते हैं, और अपने डे टू डे लाइफ में जो देख रहे हैं उसका एप्लीकेशंस देख रहे हैं, जी वो थोड़ा सा उसका डोमेन दूसरा हो जाता है। जी तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है थोड़ा सा। और आइडियल सिचुएशन वही मानी जाती है कि थियरी और प्रैक्टिस के बीच में ज्यादा गैप ना रहे। यस वही सब्जेक्ट अच्छा माना जाता है। लेकिन अब वो पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है वो इतना ब्रॉड हो गया है कि आई थिंक ये जो गैप है बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस, ये नैरो हो रहा है। जी मैम, जैसा कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ी, हम्म जेएनयू में पढ़ी, आप दिल्ली भी गई, हम्म तो अभी जैसे राजनीति विज्ञान के जो छात्र होंगे, तो
क्या उनको राजनीति से जुड़ना हम्म मतलब उनके लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है? और जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या यूपी के जितने भी यूनिवर्सिटी है इनमें छात्र संघ बंद हो गया है, फिर भी अभी डीयू में देखें या जेएनयू में देखें वहां छात्र संघ चल रहा है। इनसे फायदे क्या मिलते हैं और क्या नुकसान होते हैं, हम्म इसे आप बता। हायर एजुकेशन में कोई भी कैंपस हो, चाहे वो आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बात करें, दिल्ली विश्वविद्यालय की, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोई आईआईटी का कैंपस हो, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, छात्र राजनीति का अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो यहाँ छात्र राजनीति से बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स भी उभर के आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके साथ में हमको एक चीज और भी याद रखनी चाहिए कि छात्र राजनीति में भी कुछ एक जो अराजक तत्व की एंट्री हो जाती है, जिससे चीजें खराब हो जाती हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक ऐसा ब्यूटीफुल स्पेस है सिविल सोसाइटी का, मैं इसे ब्यूटीफुल स्पेस कहूंगी, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहते हुए आप उन सारे लूप होल्स को एड्रेस कर सकते हैं जो एज एन एकेडमिशियन हमारी एक लिमिटेशंस होती हैं, जो शायद हम नहीं एड्रेस कर पाएंगे। हम जान तो रहे हैं बट शायद हम नहीं एड्रेस कर पाएंगे। बट अगर आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हैं तो आपके पास वो एक लिबर्टी होती है, वो एक फ्रीडम होता है कि आप बोल सकते हैं, उन सारी चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं। पर कई बार क्या होता है कि इस लिबरल स्पेस को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की जाती है, और वो डिस्ट्रक्शन क्या होता है कि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स इन सारी चीजों को लीवरेज लेने लगते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम पर आप हॉस्टल में इलीगल इंक्रोचमेंट करना ये सही नहीं है। कैंटीन में जाके समोसे खा लेना, उनका बिल पेमेंट ना करना, ये सब ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें ना एक कंबाइंड वे में स्टूडेंट पॉलिटिक्स को हैम्पर कर रही हैं, उसकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं एक निगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रही हैं। तो आई थिंक एज एन स्टूडेंट्स तुम लोगों को इन सारी चीजों के बारे में सोचना चाहिए कि ये जो इतना ब्यूटीफुल स्पेस सिविल सोसाइटी ने क्रिएट किया स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम पे, ये बना रहे और अच्छे से अपना काम करे। और एक चीज मैं यहाँ पे और बोलना चाहूंगी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के दिनों में हम लोगों ने जो अपना इनिशियल इंटरेक्शन जो हमारा स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ में था, वो ये था कि कोई भी विश्वविद्यालय कैसे काम करेगा यह वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड नहीं करता, वहाँ के टीचर्स डिसाइड नहीं करते, ये वहाँ के छात्र और छात्राएं निर्धारित करते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी कैसे और किस हिसाब से काम करेगी। तो अगर छात्र वहाँ के अच्छे हैं, छात्र वहाँ के रेगुलर हैं, अपने क्लासेस में जा रहे हैं, पंक्चुअल हैं चीजें करने में, तो सब कुछ वहाँ पे बढ़िया होगा। और अगर छात्र किसी लेवल पे कमजोर पड़ गए तो चीजें मुश्किल हो जाती हैं। मतलब पॉलिटिक्स करना ठीक है पर एक सही वे में, उसे कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स से यहाँ पे ये मतलब है कि आप सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज ना करें, उसमें फिर आप ये देखें, लूप होल्स को एड्रेस करें, और जहां तक हो सके वहां सहयोग की भावना के साथ में राजनीति करें, वो जरूरी है ना। मैम जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत सारे छात्र आते हैं, अभी नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, और ज्यादातर जो इलाहाबाद आते हैं या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आते हैं उनका सपना होता है यूपीएससी करने का। सबसे पहला उनका होता है कि हमें जाके यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो क्या मतलब यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए उनको? फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दे या ग्रेजुएशन हो जाने के बाद करें? देखो, पता है एक मीम मैंने देखा था कुछ टाइम पहले, तो उसमें ये था, एक लोगों ने अपने एक फ्रेंड को एक मैसेज किया कि मेरा बेटा 12th में है और उसने गिटार की क्लासेस ज्वाइन किया हुआ है, डांस की, स्विमिंग की और अलजेब्रा की, ये सब किया हुआ है, बट आई थिंक आई एम लेट, मेरे बच्चे को कुछ और चीजें और सीख लेनी चाहिए थी। तो इन रिप्लाई उसके फ्रेंड ने बोला कि मेरा बेटा अभी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने उसके लिए जुम्बा क्लासेस ले ली हैं, परचेज कर ली हैं, और तबला वादन की क्लासेस भी परचेज कर ली हैं। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहती हूँ कि लाइफ में हर फेज को एंजॉय करते हुए चलो। कोई आइडियल टाइम नहीं होता है कि जैसे मैं देखती हूँ 6 और 7 क्लास से ही बच्चे की नहीं मुझे यही करना है और बस लगे हुए, नहीं, ये जरूरी नहीं है। सिलेबस इस हिसाब से डिजाइन होता है कि जैसे एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है यूपीएससी की, स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन का सिलेबस आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद 1 साल आप अपनी तैयारी का रख लो। और हाँ, कुछ एक कॉमन डूज एंड डोंट्स होते हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान देते हुए करना चाहिए।
और बाकी ऐसा नहीं है कि बस यूनिवर्सिटी में आए, एक बार यूनिवर्सिटी का कैलिबर भी देखो, यूनिवर्सिटी कैंपस लाइफ को एंजॉय करो, हॉस्टल लाइफ को देखो। स्कूल यूनिफॉर्म अब आपको नहीं पहननी है, आप जिस ड्रेस में चाहें जैसे जा सकते हैं। क्लासरूम की पढ़ाई दूसरी होती है, यूनिवर्सिटी की दूसरी होती है, उसको एंजॉय करते हुए आप आगे बढ़िए, जी। वो जरूरी होता है। मतलब आते ही किताबी हाँ, कीड़ा बनना नहीं, नहीं नहीं सोशलाइज नहीं होना नहीं, पहले। वो जरूरी नहीं, वो हाँ, जरूरी नहीं है। यस मैम। क्या आपने भी कभी यूपीएससी के लिए ट्राई किया? हाँ, मैंने यूपीएससी जब मैं मास्टर्स के दिनों में थी तब हाँ, मैंने ट्राई किया था। हाँ, लेकिन उसके बाद मास्टर्स थर्ड सेमेस्टर तक आते-आते यूजीसी नेट हो गया, फिर एमफिल में गया, पीएचडी में गया, फिर एकेडमिक लाइफ अच्छी लगने लगी। हाँ, तो उसके बाद सोचा नहीं, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन जब किया था, हाँ, उसके बाद स्टेट पीसीएस के थे मेरे पास, एक जगह का मेंस था और इंटरव्यू था, लेकिन फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जॉब मुझे बेटर लगी। अगर एक बार कॉलेज में होती तो शायद मैं सोचती जाने का उधर, पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थी तो फिर उधर जाने का कोई मतलब नहीं था। आपके थ्रू बहुत सारे लोगों को पता चला होगा कि आप भी यूपीएससी के लिए ट्राई कर चुकी। बहुत सारे बच्चे आपसे पढ़ते हैं पर उनको पता नहीं है अभी। हाँ, तो मैम जैसे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल रखा था यूपीएससी ने भी। हाँ, पॉलिटिकल साइंस ही था। तो पॉलिटिकल साइंस कितना बेहतर होता है अन्य सब्जेक्ट से यूपीएससी के थ्रू, मतलब देखा अगर यूपीएससी के लिए? देखो, ऑप्शनल पिक करने की जब भी बात आती है तो ये सवाल बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हम ये कह सकते हैं, जिसमें बच्चे बोलते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा स्कोरिंग है, किसमें कापियां अच्छे से चेक होती हैं, किसमें सिलेक्शन ज्यादा होते हैं, पिछले साल कितने किस सब्जेक्ट में ज्यादा हुए, सब्जेक्ट मैटर किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। अच्छा, ये सारे कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के दिमाग में होते हैं। यहाँ पे कुछ एक चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो फिर वो आप ले लीजिए, क्योंकि वो अगर आप आधे घंटे भी पढ़ेंगे ना तो वो इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है वो पढ़ना। और अगर आपने ये देख कर कि नहीं पिछले 3 साल से कोई सब्जेक्ट ट्रेंडिंग में है और हमने वो ले लिया, लेकिन हमको वो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो 3 घंटे भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो पहली चीज ये कि आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि किस पर्टिकुलर विषय की तरफ आपका रुझान है। और दूसरा ये थोड़ा सा रिसर्च कर लेनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं जीएस के पेपर में या एसए के पेपर में किस तरीके से हेल्प करेगा, यानी ओवरलैपिंग पोर्शन जो हो रहा है आपका ऑप्शनल और जीएस के सब्जेक्ट के साथ, वो आप देख लो। एसए में कैसे हेल्प कर सकता है वो आप देख लो। और तीसरी चीज ये कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अवेलेबल जो लिटरेचर है वो आप सही से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसको एग्जाम में पढ़ने के बाद रिप्रोड्यूस कर पाएंगे कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। मतलब इंटरेस्ट किसमें आपका, हाँ, आप किस चीज को पढ़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं किसी ने बता दिया कि पॉलिटिकल साइंस ले लो हो जाएगा तो नहीं फिर, नहीं, ऐसे या नहीं फिर कोई होता है। हिस्ट्री ले लो, या ऐसा नहीं, हाँ, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बिल्कुल देखना चाहिए। इंटरेस्ट के हिसाब से लेना चाहिए। मैम जैसे आप प्रोफेसर हैं, हाँ, तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को आगे कैरी करना, एमए करके उसी पे पीएचडी करके, कितना सही रहेगा? और इसके लिए वैकेंसीज कैसे क्या रहती हैं जो पीएचडी कर रहे होंगे, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कुछ बताना चाहें? देखो, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर जगह मिलेगा। हर यूनिवर्सिटी में आपको पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, कॉलेज में हर जगह मिलेगा। कोई ऐसा कैंपस नहीं होगा जहाँ पॉलिटिकल साइंस ना हो। और पॉलिटिकल साइंस अगर नहीं है तो उसके डिफरेंट नॉमेनक्लेचर हैं, जैसे कहीं कहीं आपको आईआर का सेपरेट डिपार्टमेंट है, सेपरेट सेंटर्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी अलग से मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का भी अलग से मिल जाएगा। जहां अलग से आईआर और पब्लिक एड नहीं है वहाँ पॉलिटिकल साइंस तो पक्के तौर पे होगा। और वैकेंसीज की जैसे रही बात, तो वैकेंसीज अन्य विषयों की तुलना में राजनीति विज्ञान में एक अच्छी खासी संख्या में रहती हैं वैकेंसीज, चाहे आप कॉलेज लेवल पे देख लो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज में देख लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देख लो। और करियर ऑप्शन के तौर पे ये है कि आप चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स लिख सकते हैं, यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, या फिर आपका यूजीसी नेट वगैरह क्वालिफाई हो जाता है, पीएचडी करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट और है तो आप थिंक टैंक बहुत सारे हैं, कुछ एक गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं जो थिंक टैंक के रूप में काम कर रहे हैं, कुछ एक प्राइवेट भी हैं, कुछ एक नेशनल है, कुछ का और इंटरनेशनल जैसा है। तो वहां पे आपको पॉलिसी एनालिस्ट के तौर पे या फिर रिसर्च फेलो के तौर पे ये सारी वैकेंसीज के तौर पे भी आती रहती है, एडवर्टाइज होती रहती हैं, तो यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। एक ब्रॉडर स्कोप है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। और इसमें इस सब्जेक्ट की अच्छी बात ये है कि ये
हमेशा उसमें कुछ ना कुछ नया जुड़ता रहता है। हाँ चाहे आप पॉलिटी की बात कर लो या फिर आईआर का पोर्शन आप ले लो, पॉलिसी मेकिंग में भी नई नई चीजें जुड़ती रहती हैं। तो डायनामिक सब्जेक्ट है, आपको पढ़ने में कभी बोरियत नहीं महसूस होगी क्योंकि नई नई चीजें आप पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर भी अगर आप पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल साइंस का एक बड़ा हिस्सा न्यूज़पेपर से कवर होता है। अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, देखने में, सुनने में। जी। मैम जैसे अब समय बदल रहा है हम्म और समय बदलने के साथ साथ क्या जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है हमारा, उसमें कुछ नई चीजें ऐड होनी चाहिए आपके हिसाब से? आपका क्या मानना है देखो इसमें? कोई भी विषय हो, हम्म, वो रिलेवेंट तभी तक रहता है जब हम्म, उसमें नई चीजें समय के हिसाब से जुड़ती रहें। हम्म, और राजनीति विज्ञान एक डायनामिक सब्जेक्ट है और इसमें चीजें जुड़ती रहती हैं, सिलेबस अपडेट होता रहता है समय के साथ साथ। हम्म, और बहुत सारी नई चीजें अभी जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी पॉलिटिकल साइंस ने अपना सिलेबस अपडेट किया है, कई सारी नई चीजें इसमें भी जुड़ी हैं, ऑलमोस्ट हर पेपर में अपडेट हुआ है। जी, तो और थोड़ा सा एक ये हो जाता है कि जैसे अगर आप दिल्ली सेंटर्ड यूनिवर्सिटीज में स्पेशली जेएनयू वगैरह की जो रीडिंग लिस्ट आती है वो ज्यादा अपडेटेड होती है। तो आई विश कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी ज्यादा अच्छे से और अपडेटेड लिस्ट हम लोग दे पाएं। जी, यहाँ पर हालांकि अपडेट हुई है, बहुत सारे नई रीडिंग्स जुड़ी हैं, बट और भी और नई ऐसी चीजें हैं जो पढ़ाना चाह रहे हैं, जी, वो भी अपडेट हो जाएं। जी, आईआर के सिलेबस में नई चीजें जो पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म, रिलेवेंट है, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, वो थोड़ा सा और अपडेट हो जाएं। और थिंकर्स का जो पेपर है उसमें थोड़े से जो न्यू थिंकर्स हैं, मॉडर्न थिंकर्स हैं, उसमें थोड़ा सा और अपडेट अगर हो जाए तो जी, अच्छा रहेगा। और बाकी ये सब तो टाइम लेती हैं, ये सारी चीजें जी, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जी। मैम हम आज देखते हैं जब 12th हो जाता है बच्चों का, उसके बाद एक होड़ लग जाती कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना है। उसके लिए बहुत सारे बच्चे गैप ईयर ले लेते हैं कि एक साल रुक जाओ, हम्म सीयूटी की तैयारी करो, उसके बाद कर दे। तो क्या ये समय देना बीच में सही हम्म रहेगा? और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे ग्रोथ करवाती है स्टूडेंट्स का अगर पहुंचते हैं वहां तक? देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चीजें और इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म, फैकल्टी वाइज भी हम्म, और बाकी की जो भी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उन सारी चीजों को लेकर के बेहतर स्थिति तो होती है, जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हाँ जहाँ तक बच्चों का ये स्टेप हो जाता है कि नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो एक साल का गैप ले लेते हैं अगले साल ये, मैं इस चीज के पक्ष में नहीं हूँ। जी, क्योंकि वो एक साल जो आपका खराब हो गया ना वो फिर हम्म, वापस नहीं मिलेगा। तो बेहतर चॉइस तो यही है कि कोई बात नहीं, अगर यूजी में नहीं मिला तो हाँ, आप एडमिशन ले लीजिए जहां भी मिल रहा है, कॉलेज में जहां कहीं भी मिल रहा है, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। हम्म, और पीजी में आप एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, हो जाएगा। जी। मतलब ऐसा गैप नहीं लेना नहीं, चाहिए गैप उनको। लेने के पक्ष में मैं नहीं हूँ, जी। ये मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल ऑप्शन नहीं लगता है कि एक साल खराब करना, ये उचित नहीं लगता है मुझे। आपके इस बात से जो अब की बार जिनका नहीं हो पाया होगा वो समझेंगे और गैप नहीं लेंगे तो कहीं ना यहाँ कहीं पे करके। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, देखो एग्जाम कोई भी हो, हाँ, वो ना एलिमिनेशन प्रक्रिया के ऊपर, एलिमिनेशन प्रोसेस पे बेस्ड होता है। जी, कुछ एग्जाम में के बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कुछ लोग इन होंगे, कुछ लोग आउट होंगे, ये बहुत हम्म, ही नॉर्मल जी वो प्रोसीजर है। तो, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका बहुत कम नंबर से रुका होगा, पॉइंट में हो सकता है रहा हाँ, हो जिनका रुका होगा, विच इज अगेन अ वेरी सैड एपिसोड। लेकिन हम लोगों को ना एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए, और मैं सारे बच्चों को भी यही बात बोलती हूँ, एग्जाम जो होता है ना, हम्म, किसी एक एग्जाम में आपका कुछ कम नंबर आ जाना या किसी एक एग्जाम में आपका ना हो पाना, हम्म, ये इस बात की तरफ नहीं इशारा करती है कि आपने कम मेहनत की या आपके पास टैलेंट नहीं है जी, या अब आप लाइफ में आगे कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आप लाइफ के जिस पर्टिकुलर मूवमेंट से चाहे वहां से रीस्टार्ट कर सकते हैं। जी, मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मैंने यूपीएससी ट्राई किया एक दो दफे, नहीं हुआ, हम्म, उसके बाद छोड़ दिया, एंड नाउ आई एम वेरी मच हैप्पी इन एकेडमिक लाइफ एंड डूइंग दैट गुड। तो आई वही है कि थिंक बहुत सारे बच्चे हाँ, एकदम लगे नहीं रहते नहीं हैं नहीं नहीं आठ नहीं, साल उसकी 10 साल। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, इसी एक एक टाइम फ्रेम आप डिसाइड कर लो कि हाँ, हाँ ठीक है, और ये सारे एग्जाम्स हैं, और हम्म, कभी किसी एक एग्जाम के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। ऑप्शन डी लेके चलना ऑप्शन बी चाहिए। आप हमेशा लेकर के चलो, वो सिर्फ यूट्यूब में वीडियो देखो या फिर इंस्टा की रील देखो, उसी में अच्छा लगता है कि नहीं, मैंने लाइफ में कोई और ऑप्शन नहीं लिया।
वो उचित नहीं होता है, क्योंकि देखो लिमिटेड सीट्स होती हैं, जी। लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं, सबका नहीं होगा, ये एकदम सच बात है। यस। तो उसमें एक सेकंड ऑप्शन लेके चलने में क्या दिक्कत है? फ्रस्ट्रेट कम होगे, नहीं हुआ मान लो, हो जाए अच्छी बात है, आई विश कि सबका हो जाए, जी। पर थोड़ी देर के लिए मान लो 0.01% की ये प्रोबेबिलिटी है कि जैसे मान लो तुम्हारा नहीं हुआ, तो कम से कम एक दूसरा ऑप्शन तो है। और लाइफ में ना एक बार आप किसी भी जॉब में आ गए, एक टाइम के बाद ये है कि ठीक है, पैसा आ रहा है मंथ के एंड में अकाउंट में, खर्चे चल रहे हैं, लाइफ सेट है, बस ठीक है। पीसीएस है तो भी ठीक है, आईएएस है तो भी ठीक है, प्रोफेसर है तो भी ठीक है, बैंक में पीओ है तो भी ठीक है, Yes, असिस्टेंट कमांडेंट है तो भी ठीक है, yes. कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब एक लगे नहीं रहना चाहिए कि एक ही हाँ, चीज को लेके कि हाँ 8 साल 10 साल में यही करूंगा जब तक नहीं मिल जाएगा, उसके चक्कर में अपने बहुत सारे साल अच्छा बर्बाद चलो कर देते देखो, हैं। एक एक तुम्हें एक टाइम फ्रेम बताते हैं। जैसे yes. मान लो आपने 22-24 साल से शुरू किया जी। और हो गया यूपी पीसीएस आपका 37-38 की एज जी। में। 37-38 की एज में हुआ, 2-3 साल आपका, 2 साल मान लो उधर प्रोबेशन के तौर पे जाएगा आपका, जब ट्रेनिंग फेज में रहेंगे 40 हो गया, 20 साल की आपकी नौकरी बचेगी। जी। ठीक है, उसमें आप गए, जॉब किया, उसके बाद फिर आप एक जगह आप पैसा ईएमआई पे लेकर के फ्लैट खरीदोगे, घर बनवाओगे, गाड़ी खरीदोगे, बच्चे होंगे उनके पढ़ाओगे, लाइफ खत्म। ठीक। और वहीं पे अगर आपको कोई दूसरा बेटर ऑप्शन मिल रहा है, इधर 25 से 27 साल में आप जॉब में आ रहे हो, या फिर जॉब से भी बेहतर ऑप्शन है अगर आप अपना कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो, स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, और अगर आप इमेजिन करो अगर आपने अपने किसी बिजनेस में 8 से 10 साल लगा दिए एकदम जम के, जैसे ताबड़तोड़ आप उधर मेहनत कर रहे हो, तो उतना टाइम अगर आपने अपने बिजनेस में दे दिया ना, तो आप इमेजिन नहीं करोगे कि आप नहीं कर पाओगे कि 8 साल के बाद आप कहाँ स्टैंड करोगे। सरकारी नौकरियों की संख्या कम हो रही है। हम आई थिंक स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी अल्टरनेटिव्स की बारे में सोचना चाहिए, बच्चों को भी अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना चाहिए। अगर मिल जा रही है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो नैनी ब्रिज से छलांग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको एक्सप्लोर करो। एक नहीं लगा दूसरा लग जाएगा, क्या ही है, छोटी सी बात है। बिल्कुल मैम। मैम जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के देख रहे होंगे, तो अभी रैंकिंग लिस्ट आई है यूनिवर्सिटीज की तो उस पर भी बात होना जरूरी है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसा भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है, और इसके बाद भी कई सारे विश्वविद्यालय आए और उसकी रैंकिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ऊपर है। तो क्या रैंकिंग के बेसिस पे भी यूनिवर्सिटी को ऐसे देखना चाहिए कि यहाँ पे पढ़ाई होती है या नहीं होती, रैंक के बेस पे भी होता है, और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इतनी कम क्यों है? इसमें छात्रों का हो सकता है या प्रोफेसर्स या जो भी इन्वॉल्वमेंट है यूनिवर्सिटी का, क्या ऐसा हो सकता है? दैट इज अ टफ क्वेश्चन एक्चुअली। सी, जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आती हैं, कई सारे फैक्टर्स पे निर्भर करती हैं कि जो फाइनल रैंकिंग आ रही है। जी। कुछ जनरल चीजों के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में तुम लोगों को भी पता होगा कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, क्या कहें, मतलब लगभग सारे ही डिपार्टमेंट्स में टीचर्स का शॉर्टेज था। जी। और नई भर्ती में मैम के आने के बाद में, अपनी वीसी मैम के आने के बाद नई भर्तियां हुई हैं, और अब टीचर की कमी तो कम से कम नहीं ही है विश्वविद्यालय में। लेकिन बीच में ये जो मामला गड़बड़ाया टीचर्स की शॉर्टेज की वजह से, अब एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अगर 2 या 3 प्रोफेसर्स मिल के चलाना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी कहीं ना कहीं तो हैम्पर करेगी। यस सर। बट अब नए रिक्रूटमेंट में इतने सारे लोग आ गए हैं, आई होप की चीजें बदलनी शुरू हो गई हैं। हाँ, कुछ चेंजेस हुए भी हैं। हाँ, चेंजेस, कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। बट यही है कि थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीजों में, बट आई होप कि अगले 1-2 सालों में चीजें कम्प्लीटली ट्रैक पे आ जाएंगी। और एनआईआरएफ की रैंकिंग का ये है कि जो हमसे बाद वाली यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रैंकिंग अच्छी है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इतनी अच्छी नहीं है, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक पुराना विश्वविद्यालय है। तो इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो ये भी है कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स का इंटेक है वो बहुत ज्यादा है ना। और वो
आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने विद्यार्थी हैं, जितने छात्र छात्राएं हैं, आप उनका कंपैरिजन किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते जहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ही 8 से 10,000 है, 10 से 12,000 है। यहाँ पे 40 प्लस के 40,000 प्लस के आसपास जी स्टूडेंट्स है, मैम। सारे कॉलेज वगैरह सब हमने मिला लिए। तो खैर ये कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं हम। लेकिन हाँ, ये एक है, और हम इस बात के लिए प्राउड फील करते हैं कि हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में इतने बच्चों का एनरोलमेंट होता है और हम इतने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, और ये इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि टीचिंग के ऊपर अब और ज्यादा फोकस चल रहा है। जी। सारी क्लासेस रेगुलर हो रही हैं, रिसर्च में भी सारे लोग इंगेज्ड हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे प्रोफेसर्स को मिले हैं। और टीचिंग फैकल्टी की बात अगर हम करें तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो कुछ एक लोगों को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सारे ही लोगों का फॉरेन एक्सपोजर है। जी। जाते रहते हैं लोग कॉन्फ्रेंसेस में भी और रेगुलर क्लासेस भी ले रहे हैं। हाँ। तो इन सारी चीजों का अगर आपकी फैकल्टी अपडेटेड है, अगर प्रोफेसर्स अपडेटेड हैं, तो वो कहीं ना कहीं जब वो क्लास ले रहे होते हैं तो उसमें भी रिफ्लेक्ट होती है। जी। तो आई एम श्योर कि आगे आने वाले दिनों में तस्वीर थोड़ा सा बदलेगी। जी। होपफुली बदलनी चाहिए और हाँ हाँ बदलेगी। बिल्कुल। आई एम पॉजिटिव अबाउट इट। मैम जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। एक समय पे आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता था, यहाँ से मतलब एक एक हॉस्टल पूरा आईएएस के लिए सिलेक्टेड हो जाते थे, या आईएएस आईपीएस यूपीएससी में। तो वो पुराना गौरव कैसे लौट सकता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में? पुराना गौरव से रही बात लौटने की, देखो कोई भी टाइम फ्रेम हो, हर एक समय में कुछ एक चीजें होती हैं, कुछ एक एपिसोड्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को विशिष्ट बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं, विशेष बनाते हैं। पहले के टाइम में हाँ, ये बात एकदम सही थी कि कुछ एक टाइम एक ऐसा रहा जब यहाँ से पीसीएस तो खैर सारे ही निकलते थे इलाहाबाद से ही, आईएएस भी एक बहुत सारी संख्या में निकलते थे। सीएन झा हॉस्टल जैसे हो गया। हाँ, तो पूरा बहुत सारे संख्या में निकलते थे। लेकिन बात यह है कि अब हम जिस पर्टिकुलर टाइम में रह रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में ही चांसेस हैं लोगों के लिए, और भी बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज हैं जिनमें बच्चे जा रहे हैं, सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो किसी एक विश्वविद्यालय की गरिमा को सिर्फ एक नौकरी के बेसिस पे आंकना, मुझे लगता है उस विश्वविद्यालय की जो रीच है, उस विश्वविद्यालय का जो कलेवर है, उसको संकीर्ण कर देने जैसा है। तो हम ठीक है, हम ये मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में संख्या कम हुई है इलाहाबाद से, लेकिन उसके साथ में हमको ये भी फिर सर्वे कराने की जरूरत है कि और भी बहुत सारे ऐसे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज है जहां बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर हम टोटल निकालने बैठे हैं तो अब ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, अगर हम सारी नौकरियों को अगर हम निकाल के एक ग्रैंड टोटल करने बैठे थे, है ना। मैम जैसे अभी सीयूईटी पीजी का एग्जाम जब होता है और जब बच्चे प्रेफरेंस में अपने डालते हैं यूनिवर्सिटीज को, तो उसमें डीयू बीएचयू एयू से आगे क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है कि उनके अंदर पहले डीयू फिर बीएचयू और लास्ट में जब कहीं नहीं होगा फिर एयू, ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सा बीच में ये था कि बताया भी मैंने, इससे पहले वाले सवाल में भी बताया कि प्रोफेसर्स की शॉर्टेज थी बीच में, तो थोड़े टाइम के लिए चीजें ऑफ द ट्रैक गई थी। पर अब ऐसा नहीं है, अब सही है, अब चीजें ट्रैक पे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये कहें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किसी मायने में बाकी के विश्वविद्यालयों से पीछे है। ये नहीं कहेंगे। पर हाँ, हर एक शहर की कुछ एक लिमिटेशंस होती हैं। दिल्ली की अपनी कुछ एक खास चीजें हैं, जैसे दिल्ली में आपके बहुत सारी मिनिस्ट्रीज वहीं पे हैं, सारी एमएससीज वहीं पे हैं, सारे थिंक टैंक्स ऑलमोस्ट उधर ही है। तो अब अगर जैसे मान लो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं इंडिया में, तो जेएनयू के लिए ये काफी आसान हो जाता है इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर का टाइम ले करके और जेएनयू में एक उनका लेक्चर करा देना, वो एक्सपोजर है लोगों के पास वहां के लिए। अब जैसे मान लो कि विवेकानंद फाउंडेशन अपना कोई लेक्चर करा रहा है, तो डीयू के बच्चों के लिए वो एक्सेसिबल है, वो आराम से जा सकते हैं, आधे घंटे में 1 घंटे में हॉस्टल से निकल के गए, लेक्चर अटेंड किया, शाम को वापस चले आए। इलाहाबाद में हमारे पास ये सारी सहूलियत नहीं है। अगर हम सोचे भी कि हाँ ठीक है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं उनका लेक्चर यहाँ पे कराने के लिए, तो हमारे पास
फिर उनका बिजी शेड्यूल अलाउ नहीं करेगा हम्म, कि वो उतने दूर से ट्रेवल करके एक पूरा दिन तो लग ही जाएगा। और तो ये सारी कुछ एक लिमिटेशंस हैं यहाँ पे, थिंक टैंक्स वगैरह उस हिसाब से नहीं है। तो पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, इम्पॉसिबल नहीं है चीजें, पर हाँ लिमिटेशंस जरूर हैं। पर हाँ एक दूसरा पहलू इस शहर का ये है कि जब साहित्य की बात आती है, हाँ लिटरेचर की बात आती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इलाहाबाद अभी भी लीडिंग सिटी जी, है साहित्य में। जितने भी बड़े नाम हुए हैं, आप हरिवंश राय इलाहाबाद का बच्चन, हरिवंश राय बच्चन हो गए, मुंशी अकबर प्रेमचंद। इलाहाबादी हो गए, मुंशी प्रेमचंद हो गए, धर्मवीर भारती हो गए, इन सभी जी, लोगों का एक बड़ा का बड़ा एक समय बीता है प्रयागराज शहर में। तो साहित्यिक दृष्टि से ये शहर पहले भी अद्वितीय था, अभी भी है। जैसे मैम, जैसे बहुत सारे बच्चों की शिकायतें होती हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्हें ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता, बस वही आते हैं पढ़ के फिर चले जाते हैं। तो ऐसा क्या यूनिवर्सिटी को करना चाहिए कि थोड़ा और भी पढ़ाई से हट के भी कुछ चीज़ें हों? बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए गए हैं और आई थिंक तुम लोगों के फ्रंट पे ही लिए गए हैं, एज आई रिमेम्बर। हम्म, लास्ट ईयर शायद तुम लोगों के प्रोग्राम में मैं 2-3 बार हाँ, तुम लोगों ने, सोसाइटीज़ हैं कुछ हाँ करवाती हैं। डिफरेंट सोसाइटीज तुम लोगों ने फॉर्म करी हम्म, हुई हैं जो टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं, ऐसे कंपटीशन, क्विज जी, जी। कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन। हम्म, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसके माध्यम से बच्चों को प्लेटफॉर्म्स भी मिल रहे हैं बोलने के और अपने क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने के। जी, और साथ में आप लोग कंस्ट्रक्टिव चीजों में एंगेज भी हो रहे हैं, जी, एक्सपोजर तो मिल ही रहा है। जी, टीचर्स को भी अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ में एक इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पे जा करके इंटरेक्ट करने में यस, मजा आ रहा है, अच्छा जी, लग रहा है। आप लोगों के साथ साथ हमें भी नई नई चीजें सीखने को मिल रही है, हमें भी लग रहा है कि नहीं हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और आगे आने वाले टाइम में और भी कई सारी चीजें इंट्रोड्यूस होंगी, आई एम जी, श्योर। तो लाइन अप रहिए, होती रहेंगी चीजें। जी। एक और सवाल रहता है कि अभी तो रिजल्ट आया है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी हैं। हम्म बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। उनकी शिकायत ये रहती है कि यूनिवर्सिटी मार्क्स इतने कट क्यों करती है? हम्म। मतलब हमें मोटिवेट करने के लिए करती है या फिर क्या उसका मकसद रहता है उसके पीछे? देखो, जहां तक रही बात फेल होने की, तो देखो जो फेल हो रहे हैं, हाँ, यूनिवर्सिटी में जब हम लोग एंटर हुए थे हम्म, तो हम लोगों के हॉस्टल में एक बड़ी अच्छी बात कही जाती थी, पता नहीं वो कॉम्प्लीमेंट था, कमेंट था, हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए था, क्या था, लेकिन लाइन बड़ी अच्छी थी, अभी तक याद है। जी। तो हमारे सीनियर्स हमको कहते थे देखो यूनिवर्सिटी में फेल होने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। तो अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे आके कोई फेल हो रहा है हाँ, तो मेरे पास शब्द नहीं है ऐसे छात्र छात्राओं की गंभीरता के स्तर को मापने का या आंकने का। जी, और रही बात कम अंक आने का, तो देखो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कापियां जो जांची जाती हैं बहुत सीरियस तरीके से जांची जाती हैं। ऐसा नहीं है कि 15 नंबर का क्वेश्चन है और सोशल साइंसेस का आप पेपर लिख रहे हो जी, तो 15 नंबर में 13 नंबर 14 नंबर अगर मिल रहे हैं कहीं, तो ये थोड़ा सा सोचने में अजीब लगता है। सोशल साइंसेस में 15 मार्क्स में 13 मार्क्स, 14 मार्क्स, 12 मार्क्स, ये सब कैसे मिल जाते हैं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। जी, ये फिर हमें समझना पड़ेगा कि नहीं, कापियां जो इवेल्युएशन करने का तरीका है, हाँ। फिर ये कहीं थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। नहीं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमने पूरी कॉपी लिखी थी, बी कॉपी लिया था, पूरा भर दिया था, फिर भी नहीं मिला नंबर। देखो, बी कॉपी भरने से कुछ नहीं होता है। अब बी कॉपी, ए कॉपी और बी कॉपी मिला के उसके अंदर लिखा क्या है, हाँ, ये भी तो है ना। अब कुछ भी लिखते चले आए। बहुत सारी कॉपियां ऐसी आती हैं कॉपियां जांचते समय कि जिनको पढ़ने के बाद लगता है कि क्या इतनी बुरी क्लासेस हमने ली थी जो इधर कॉपियों में आया है लिख के। जी, और वहीं पे कई सारी कॉपियां इतनी अच्छी होती हैं कि फिर हाँ। उधर नंबर नहीं काटे जाते, फिर उसमें तो जितना दिया जा सकता है उतना दिया जाता है जी, कि मुझे नहीं। पॉलिटिकल साइंस में की बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। तो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इसका मतलब है कि काफी अच्छे से चेक हाँ, हो रही काफी है, अच्छे अच्छे होती लोग हैं। जो अच्छा ऐसी लिख रहे हैं उन्हें मिल शिकायतें आती रहे हैं बच्चों के क्वेश्चंस थे, तो मैंने आपसे पूछा। हैं। हम एज अ गर्ल बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो जैसा हम अभी भी देखते हैं कि हम जब क्लास में बैठते हैं तो यहाँ पे जो संख्या होती है गर्ल्स की हमारे हम्म क्लास में 25 से 30% होती है और बाकी सारे बच्चे होते हैं, मतलब लड़के होते हैं। यही संख्या जब हम पीजी में जाते हैं तो वहाँ और कम हो जाती है। ऐसा हम्म। क्यों हो रहा है, मतलब अभी भी इस जमाने में आके? हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुमने पूछा है और एक्चुअली मैं चाह रही थी कि ये सवाल पूछो तुम।
लड़कियों का एनरोलमेंट वैसे भी हायर एजुकेशन में ऑन पेपर रहता है, क्लासेस वगैरह पे ना आने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। कई बार क्या हो सकता है कि घर दूर होता है और फिर उनको लगता है कि नहीं, एनरोलमेंट हो गया है, क्लासेस जाने की क्या ज़रूरत है, और लास्ट में एग्ज़ाम देने चले जाएंगे। जी। और ग्रेजुएशन में तो फिर भी ये संख्या सही रहती है कुछ हद तक, जैसा तुमने बताया भी। हाँ। मास्टर्स में जाके और कम हो जाती है। हाँ। यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, और वो सारी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, और स्पेशली जितनी भी लड़कियां मुझे सुन रही हैं, जी। कि देखो, यूनिवर्सिटी आना और यूनिवर्सिटी आ करके रेगुलर क्लासेस लेना सिर्फ सिलेबस खत्म करने का सिनोनिम नहीं है ये। जी। जब आप कैंपस में आते हैं, लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, तो आप बहुत सारी और भी चीजें सीखते हैं। जी। कैसे अकेले लाइफ में चीजें हैंडल करनी है, आप वो सीखते हैं। जी। और पढ़ाई तो आप सीखते ही हैं। आसपास के जब अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है। जी। यूनिवर्सिटी कैंपसेस में होने वाली बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है, जहां से आपको एक्सपोजर मिलता है। जी। आपके लिए नए करियर अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलते हैं। जी। तो यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप आए, एग्जाम दे लिया और आपको 3 साल के बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई। सिर्फ ये नहीं होता है यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट का मतलब या एडमिशन का मतलब। यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप क्लासरूम के इतर सीखते हैं, क्लासरूम के बाहर सीखते हैं। जी। इसलिए आपको रेगुलर क्लासेस में आना चाहिए। जी। और ये जो एक समय होता है आपका ग्रेजुएशन का, ये आपकी लाइफ के गोल्डन फेज में आता है। इस पर्टिकुलर टाइम को अगर आप यूटिलाइज कर लेते हैं, अच्छे लोगों के इंटरेक्शन में हैं, आपका करियर बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। दोनों चीजें हैं, दोनों संभावनाएं। जी। जी। तो बेहतर है कि आप लोग यूनिवर्सिटी आइए, आकर के टीचर से इंटरेक्ट करिए, अच्छा पीयर ग्रुप बनाइए, एक साथ पढ़िए। कोलैबोरेटिव वे में चीजें, कलेक्टिव सेंस में चीजें ज्यादा आसानी से अचीव करी जा सकती हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से अचीव करी जा सकती हैं। तो मैम, जैसे रूरल एरियाज जो होते हैं, इसमें गर्ल्स के लिए ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। क्या चैलेंजेस होते हैं, और क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ फेस किया? देखो, ग्रामीण इलाकों के अपने कुछ एक चैलेंजेस हैं। एक जो स्टीरियोटिपिकल इमेजेस बनी हुई हैं लड़कों की और लड़कियों की, वो अभी भी किसी न किसी स्तर पे डोमिनेंट है। जी। लोगों के माइंडसेट को वो प्रभावित कर रही है जी। किसी न किसी रूप में। हम्म। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं ग्रामीण स्तर पे। एक तो जैसे अगर फिनेंशियल क्रंचेस हैं, तो फैमिली ये देखती है कि अगर उनका बेटा भी है, बेटी भी है, तो उनको लगता है नहीं, बेटे को अच्छी एजुकेशन दे लें, बेटी को इतनी जरूरत नहीं है। लॉजिक ये दिया जाता है कि इनको तो शादी के बाद दूसरे घर जाना है, हमको इससे क्या मिलेगा। जी। और कई सारी, और एक जो बहुत ही बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो स्कूल्स होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, वहां पे सैनिटेशन फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो स्पेशली वंस गर्ल्स आर मेच्योर और उनकी पुबर्टी की एज शुरू होती है, मेंस्ट्रुएशन, उनका पीरियड्स आना शुरू होता है, तो अगर सैनिटेशन फैसिलिटीज कॉलेज कैंपसेस में अच्छी नहीं है, स्कूल में अच्छी नहीं है, तो जनरली दे स्किप क्लासेस की 2 से 3 दिन नहीं जाते हैं घर पे बैठ के। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हालांकि अब चीजें सुधर रही हैं, पर फिर भी अभी उस तरीके से नहीं, एक जो कहते हैं ना कि संतोषजनक स्थिति अभी भी नहीं आई है, सेटिस्फैक्टरी स्टेटस अभी भी नहीं है। और तीसरा एक बड़ा फैक्टर ये आ जाता है कि जो ग्रामीण स्तर के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर बाकी की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, चाहे वो लाइब्रेरी की बात हो या फिर प्लेग्राउंड्स की बात हो गई, क्लासरूम्स की बात हो गई, स्मार्ट क्लासरूम की बात हो गई, साइबर लाइब्रेरी की बात हो गई, कैंटीन की बात हो गई, ये सारी फैसिलिटीज अभी भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इन सारे डायरेक्शंस पे सोचना चाहिए। आई थिंक, आई होप कि आने वाले समय में ये सारी चीजें दूर हों, बदलें, ये सारी समस्याओं का निराकरण हो। मैम, आपके अनुसार एक शिक्षिका और एक महिला होते हुए क्या सबसे बड़ी चुनौती आपको आई यहाँ तक पहुंचने में? कोई ऐसा घटना रहा हो? सच तो नहीं कहेंगे, क्योंकि एक लेवल के आने के बाद
जेंडर जो होता है हम्म, अ, वो सिर्फ आपकी अपीयरेंस में ही रह जाता है। जी फिर आपका करियर ग्रोथ इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कितना काम कर रहे हैं, आप जी कितना हार्ड वर्किंग हैं और आप कितना डेडिकेटेड हैं अपने जॉब को लेकर के, अपने वर्क को लेकर के, वर्क प्लेस पे आप खुद को कैसे कंडक्ट करते हैं, जी इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है। बट हाँ, एंट्री लेवल पर और इनिशियली जब आप स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं या जब आप लर्निंग फेज में होते हैं, जब आप एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे नहीं होते हैं, हाँ तब जेंडर प्लेज अ क्रूशल रोल। जी मैम आपको कई सारे चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ योर जेंडर आइडेंटिटी। जी पर्सनल लेवल पे अगर इसकी बात करूं तो अ, इतना बड़ा कोई हर्डल मेरी लाइफ में आया नहीं है। जी पर हाँ, एक बार ये जरूर था कि जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आई ग्रेजुएशन के लिए, तो एक बार मेरे पिताजी से मेरे गांव के लोगों ने ये जरूर बोला था कि जब बीए ही कराना था तो यहीं करा देते, इलाहाबाद जाने इलाहाबाद की क्यों क्या ले जाए जरूरत है। क्योंकि जनरली लोगों को ऐसा लगता है अगर बीटेक कर रहा है बच्चा, तो फिर जा सकता डॉक्टरी है पढ़ रहा है, तब तो जा सकता है, बनारस जा सकता है, हाँ बीएचयू जा सकता है, आईआईटी मुंबई, लेकिन बीए करने के लिए इलाहाबाद। फिर जब मास्टर्स के लिए दिल्ली मूव किया, तो फिर से वही सवाल था पापा के एमए लिए करना कि था दिल्ली क्यों एमए करने के लिए दिल्ली जाने की क्या जरूरत है, वो तो यहाँ से भी हो सकता है। जी और एक एक बड़ा अजीब सा वियर्ड सा कमेंट था मेरे घर के बगल की एक चाची ने जो है कभी पास किया था हम्म, कि तुम्हारे पापा तुमको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, पढ़ाई ही करना वहां पे। So, हम लोग उसको याद करके अभी भी हंसते हैं क्योंकि जी हमारे यहाँ हम इंडियन सोसाइटी में अभी भी एक स्टिग्मा बना हुआ है हाँ कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं पढ़ने तो आप सिर्फ पढ़ाई करें कमरे में बंद, और कुछ आपको एक्सप्लोर नहीं करना है। जी सही बात है मैम जैसे अभी राजनीति में हम देखते हैं तो महिलाओं की सहभागिता कम है, जैसे 33% रिजर्वेशन मिला है, तो क्या इतना सफिशियंट है या फिर और होना चाहिए आगे? देखो, एक आइडियल सिचुएशन तो ये होती है कि जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जी लेकिन अब कई सारी चीजें आ जाती हैं, कई सारी लेयर्स हैं इस पर्टिकुलर चीज में। एक तो ये कि सिर्फ रिजर्वेशन काफी नहीं है, उनको एक अमर्त्य सेन के तुम लोगों ने पढ़ा होगा जी कि सिर्फ रिसोर्सेस प्रोवाइड करा देना भर काफी नहीं है, हाँ बल्कि रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, जी उसकी योग्यता जो है वो कैसे बढ़ानी है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिक्स की ही बात नहीं, सारे ही क्षेत्रों की बात करें, स्पोर्ट्स की बात अगर आप कर लें, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात अगर आप कर लें, प्रेस और मीडिया में रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें, जी हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में बात कर लें, और भी जितने भी सारे क्षेत्र हैं उन सभी की बात कर लें, हर जगह यही चीज है कि लड़कियों के लिए ज्यादा से ज्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे इंश्योर किया जाए, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा उन्हें फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। जी जो सोशल स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में अभी भी है बिटवीन जेंडर आइडेंटिटीज की, लड़का है तो ही करेगा, लड़की है तो हाँ नहीं करेगी, इन जबकि अब सारी ऐसा रह चीजों, नहीं गया हाँ, इन सारी चीजों के रिगार्डिंग एक एटीट्यूडिनल चेंज हाँ की बात है ये, कि एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए, चीजों में चेंज आना चाहिए, लोगों के थॉट प्रोसेस में चेंज आना जी चाहिए। जी और थॉट प्रोसेस एक बार चेंज हो गया तो फिर सोसाइटी में जेंडर आइडेंटिटी जिस पैमाने पे अभी मेजर रोल प्ले कर रही है कि एक पर्टिकुलर जेंडर तो एडवांटेज्ड पोजीशन में है, हाँ बाकी के सारे जेंडर डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में है, वो नहीं रहेगा। आई थिंक अगर सोसाइटी में एक अवेयरनेस आ जाए, एक जो सोशल स्टिग्मा स्प्रेड हो रखा है, इन सारी चीजों पे अगर काम हो तो। जी आप मूवी वगैरह देखती हैं, वेब सीरीज वगैरह? अब बहुत देखते हैं। अभी एक पंचायत वेब सीरीज आई थी, हाँ हाँ। उसमें भी जो ग्राम प्रधान रहती है वो हम्म। महिला रहती है, पर वो बस नाम मात्र की रहती है। फील्ड पे वर्क उसका पति करता है, मतलब सारा नाम उसी का होता है, पर असल में प्रधान महिला है। तो इसको आप कैसे देखती है कि क्या होना चाहिए? ऐसे अभी भी गांव में ऐसा होता है, हमारे गांव में जैसे प्रधान का जो सीट आता है, महिला सीट आई तो उस पे लड़ेगी तो महिला, जीती भी महिला, पर काम करेगा पूरा पुरुष। ये पर्टिकुलर चीज को हम लोग नाम रखे, ये एक वर्ड है हाँ प्रधानपति, हाँ तो इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ में ये पर्टिकुलर चीज जानी जाती है। और ये सिर्फ वेब सीरीज की बात नहीं, तुम सही कह रहे हो।
ऑलमोस्ट हर जगह यही हो रहा है, एटलीस्ट ग्रामीण इलाकों के बारे में तो मैं ये बात कह सकती हूँ। इलेक्शन कोई और कंटेस्ट कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद उन महिलाओं का काम सिर्फ सिग्नेचर करने का होता है और स्टाम्प लगाने का होता है। जी लेकिन और कई बार इन सारे इंसिडेंसेस को रिफर करते हुए एक सवाल उठाया जाता है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लेवल पर महिलाओं के आरक्षण की का प्रोविजन किया गया है, क्या वाकई में ये महिलाओं को एम्पावर कर रहा है कि ये सिर्फ सिंबॉलिक है, जी प्रतीकात्मक है केवल, या फिर वाकई में सशक्तिकरण की तरफ एक कदम है? देखो, यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगी, जी जैसे हमको कुछ अचीव करना होता है लाइफ में, तो हम सीधे 100 से नहीं शुरू करते हैं, 0 से शुरू करेंगे। और 0 से जो व्यक्ति शुरू करेगा वो परफेक्ट नहीं होगा, जी क्योंकि 0 से पहले वो निगेटिव में था। हाँ राइट? सही बात तो अब 0 पे आया, 0 से धीरे धीरे चीजें आगे जाएंगी। जी महिलाएं पहले जहां घर से बाहर उनको निकलने नहीं दिया जाता था, एक टाइम ऐसा था जब महिलाओं के नाम से कोई लेटर भी नहीं लिखा जाता था, उनके पतियों के नाम से लेटर लिख के जी आते जी थे। ये टाइम पीरियड मुझे याद है। और एक जॉब के जो एप्लीकेशन फॉर्म होते थे उनमें मम्मी के नाम का कोई कॉलम ही नहीं होता था, हाँ है ना? एक टाइम ऐसा फादर भी से था, लेकिन ये सारी चीजें चेंज हुई। जी तो अब अगर हम आते हैं तुम्हारे सवाल के ऊपर, जी हम ये नहीं उम्मीद करनी चाहिए कि महिलाओं को अगर रिप्रेजेंटेशन मिला है, इलेक्शन में वो उतरी हैं, जीत गई हैं, तो सडनली कोई चेंज हो जाएगा, 1 महीने में चेंज हो जाएगा, 1 साल में चेंज हो जाएगा। टाइम लगता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे तुम लोग नोटिस करना, जब कोई महिला जीतती है पहली बार, जी तो जो पहला दिन उसका ऑफिस में होता है, हाँ वो 4 साल कंप्लीट होने के बाद जब उसका एटीट्यूड होता है, हाँ तुम लोग खुद इसको नोटिस करना, सही बात मेजर डिफरेंस होता है। हाँ तो देखो 5 साल के टाइम फ्रेम में जब आप देखो चेंज हो रहा है, हाँ तो जब ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ेगी जी पॉलिटिक्स में और डिफरेंट क्षेत्रों में, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। जी और जब एक बार कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, चीजें करने की समझ आ जाएगी, क्या सही तरीका है चीजें करने का, वो समझ में आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 50-50 की जो बात है किसी भी क्षेत्र में अचीवेबल है, अचीव हो जाएगी। पर हाँ, हमको अभी, क्योंकि वीमेन रिजर्वेशन अभी आए कितना टाइम हुआ है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी अभी कितना टाइम हुआ है, जी और अगर हम बात करें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कितना पुराना है। बहुत तो अब सैकड़ों सालों की हिस्ट्री को हम 1 साल या 2 साल की प्रोग्रेस से अगर कहें कि नहीं इससे ठीक हो जाएगा, और एकदम से कुछ ऐसा बॉलीवुड की मूवी जैसा एक सरप्राइजिंग रिजल्ट आ जाएगा हमारे सामने, ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब चीजें क्या होती हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स सिस्टमिक लेवल की प्रॉब्लम है, और सिस्टमिक लेवल की जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो उनके रेमेडीज में, उनके सॉल्यूशंस में एक टाइम लगता है, जी और वो सिस्टमिक लेवल पर ही रेक्टिफाई हो सकते हैं, और वो हो रहा है। तो जी आई एम श्योर कुछ टाइम के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, रेक्टिफाई हो जाएंगी, और बहुत सारे चेंजेस हुए भी हैं। जैसे मैम आपकी कोई फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी मेरी बहुत सारी हैं ऐसे तो, आ, पर अगर एक मूवी की मैं बात करूं जो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये हॉलीवुड की है, अ ब्यूटीफुल माइंड। ओके मैथमेटिशियन हुए थे जॉन नैश, उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है। तो इनको सिजोफ्रेनिया हो रखा होता है, तो इस बीमारी के होते हुए भी वो वर्ल्ड के लीडिंग मैथमेटिशियन बने, और इस पर्टिकुलर चीज में उनका जो मेजर रोल प्ले किया, क्रूशल रोल प्ले किया, वो उनकी वाइफ ने किया। जनरली होता क्या है, मेंटल डिजीजेस और अगर इस तरीके की डिजीजेस हो जाए, तो आपके जो नियर एंड डियर वंस होते हैं वो भी साथ छोड़ के जाने लगते हैं, मगर उनकी वाइफ उनका एक सच्चे अर्थों में ट्रू पार्टनर के रोल को प्ले किया, और उनके साथ लास्ट तक रही। और ऐसा नहीं था कि ये बीमारी ठीक हो गई जॉन नैश की, लेकिन वो कंट्रोल्ड वे में जरूर हो गई थी। दवाओं के साथ साथ उन्होंने अपनी बाकी का पूरा जीवन जिया, और बहुत अच्छे से उन्होंने सारी चीजें की, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितनी हाइट्स अचीव करी जा सकती थी वो सारे उनके रिकॉर्ड में हैं। तो बहुत ही मोटिवेशनल मूवी अच्छी लगती है मुझे। मैम इससे मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया। हाँ। जैसे हम यूनिवर्सिटी फेज में हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इस हम्म। फेज में फ्रेंडशिप करना
या रिलेशनशिप बढ़ाना हम्म। कहाँ तक सही होता है और कितना गलत होता है? एक हम लोगों के टाइम में जब जेएनयू में थे, हाँ तो कई बार हम लोग के बीच में इन सारी चीजों के बारे में भी डिस्कशन हुई हाँ मास्टर्स के टाइम पीरियड में। तो एक बड़ी अच्छी लाइन मेरे एक दोस्त ने बोली थी कि लाइफ में ना हर काम एक बार कर ही लेना चाहिए। हाँ, अब ये नहीं कहूंगी कि मर्डर वगैरह भी करके देख लेना कि ठीक है, करके तो देखना चाहिए। जी। तो रिलेशनशिप में रहना और दिलों का जुड़ना, दिलों का टूटना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पे ही लेना चाहिए। जी तो और इन सारी चीजों के माध्यम से भी हम सीखते हैं बहुत सारी चीजें। हाँ किसी एक इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी का रेस्पेक्ट करते हुए जी हम उसके साथ अपना स्पेस कैसे शेयर कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी कैसे शेयर कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स कैसे अचीव कर सकते हैं एक दूसरे व्यक्ति के साथ में रहते हुए, जी इसको समझना। और इसके साथ साथ में एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी होता है कि आप यूनिवर्सिटी कैंपस में जो रिलेशनशिप बनाते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे आप किसी पर्सन के साथ एक इंटीमेट बॉन्ड में जुड़ते हैं, जी तो ये आप अपने घर से, अपने जो ब्लड रिलेशन है उसके बाहर आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे जी हैं। तो इस पर्टिकुलर डोमेन में आपको कोई किताब नहीं पढ़ाएगी, आपको कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ाएगा, हम क्लास में आपको लेक्चर नहीं देंगे। ये सारी चीजें हैं जो आप खुद से करके सीखेंगे। जी लेकिन यहाँ पे एक चीज जरूर बोलेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं, जिसके साथ भी हैं, ईमानदारी से उसके साथ रहिए। जी दोस्त हैं तो ईमानदारी से रहिए। एक ईमानदारी होनी चाहिए, रिश्तों में होनी चाहिए, या अगर आप कुछ लाइफ में करना चाह रहे हैं उसके लिए ईमानदारी होनी चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यस। ऑलवेज, एंड इट विल रिमेन ऑलवेज। आपकी कोई फेवरेट बुक? फेवरेट बुक मतलब क्या, फिक्शन या नॉन फिक्शन? हाँ क्या जो भी फिक्शन। बाबू भगवती चरण वर्मा का हिंदी में उपन्यास है जी चित्रलेखा। जी तो मैंने बहुत बार पढ़ी है चित्रलेखा, और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे उसमें ऐसे लिखा भी, वर्मा जी ने बहुत अच्छा लिखा भी है इसको। और इसमें जिस हिसाब से उन्होंने चीजें क्रिएट करी हैं अपनी लेखन शैली के माध्यम से, वो बहुत आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। जी। मैम आप एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो आपके हिसाब से बेस्ट यूनिवर्सिटी? अरे एक्सेप्ट एयू। ये तो टफ क्वेश्चन है, ये तो टफ एक्सेप्ट एयू। क्वेश्चन है। देखो, मैंने पहले भी कहा कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक फ्रेमवर्क होता है, हाँ अपना एक काम करने का तरीका होता है, और हर शहर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जी तो जिस पर्टिकुलर शहर में कोई विश्वविद्यालय है, वो उन्हीं लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए वहां पर लोग शिक्षण का कार्य करते हैं। तो ऐसे में किसी यूनिवर्सिटी को ग्रेडिंग करना कि कौन सी नंबर 1 है, कौन सी नंबर 2 है, ये थोड़ा सा उचित नहीं है। ये बेस्ट ठीक, मतलब एक ये कोई ये अच्छी नहीं, ये ठीक वही सवाल होता है जैसे आप किसी मम्मी पापा से पूछे कि आपके 3 बच्चे हैं, अब आप तीनों में से बताइए कौन सा ज्यादा अच्छा है। ये बेस्ट सब्जेक्ट एक्सेप्ट पॉलिटिकल यार, साइंस। ये रैपिड फायर टाइप चल रहा है ना। पॉलिटिकल साइंस को नहीं, देखो, कोई और? मैं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ट्रेंड हूँ, मेरा हाँ मास्टर्स एमफिल पीएचडी इसी में है। हाँ लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि सारे सब्जेक्ट की अपनी अपनी कुछ एक विशेषताएं हैं, फिर भी कोई कोई एक लिस्ट। तो फिर फॉर अ सेफर साइड पॉलिटिकल साइंस इज ओके, पॉलिटिकल साइंस छोड़ के मैम कोई और? एक्सेप्ट पॉलिटिकल हाँ साइंस। तो फिर मैं ये कहूंगी जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बच्चे बेरोजगार ना हो, जिनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। हाँ। हाँ, ऑब्वियसली ऐसी कोई सब्जेक्ट जो आप बता पाए जिससे बेरोजगार ना हो बच्चे? ये सब्जेक्ट अभी भी मैं ढूंढ रही हूँ, जब मिलेगा तो सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मैम कोई एक फेवरेट कोट जो आपको आपके टफ टाइम्स में या फिर जब आप एकदम सैड टाइप का कुछ हो जाता हो तो आपको मोटिवेट करता हो? ये मैंने मेरे फेसबुक पे भी लिखा हुआ है, हाँ और यही लाइन है, नथिंग इज परमानेंट, हाँ कीप क्रिएटिंग। हाँ। अच्छा मैम, कोई लास्ट में आप बच्चों के लिए जो आने वाले हैं और जो भी पढ़ रहे हैं उनको कैसे आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखो, यही है, अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में आप हो, आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, अच्छी बात है, आप कमाल कर रहे हो। लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो भी आप कमाल कर सकते हैं। आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी मिल जाती है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नौकरी नहीं भी मिलती है, तब भी आप कमाल कर सकते हैं। जी
ऐसी किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए जो आपकी लाइफ को छोटा कर दे या फिर आपको छोटा फील कराए। जिंदगी सबसे बड़ी होती है और अभी के टाइम में ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जब भी देखते हैं न्यूज़पेपर खोलो और कहीं पर किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, कुछ कम नंबरों आ जाने की वजह से, किसी पर्टिकुलर एग्जाम में सिलेक्शन ना हो पाने की वजह से, ये बहुत सा सैड एपिसोड्स होते हैं। इनको सुन के, इनको देख के, इनको पढ़ के बहुत तकलीफ होती है। तो सबके लिए यही है कि लाइफ में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर लेता है अगर वो लगा रहता है। आपको छोड़ना नहीं है चीजें बीच में। हाँ, ये जरूर है किसी एक पर्टिकुलर चीज में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, एक टाइम फ्रेम निकल गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो फिर आप उसका अल्टरनेटिव देखो कि कौन सी दूसरी ऐसी चीज है जहां आप बेहतर कर सकते हो। जीवन में बहुत सारे विकल्प होते हैं। एक काम नहीं किया, दूसरा ट्राई कीजिए, दूसरा काम नहीं किया, तीसरा ट्राई कीजिए। जीवन यही है और जिंदगी ऐसे ही चलती है। किसी एक चीज को दिल से मत लगाइए, कुछ एक गलत एपिसोड आपके साथ हो जाए उसको दिल से मत लगाइए, भूल जाइए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद मैम, आपके वक्तव्यों से बहुत सारे चीज बच्चे होंगे जो सीखेंगे। और जो नए बच्चे आ रहे हैं, मैम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं, आपको मिलेंगी 10:45 पे हमारी क्लास होती थी। हमने पहली क्लास जब मैं यूनिवर्सिटी में आया था, सबसे पहली क्लास मैम की ही थी और बहुत ही अच्छा मैम पढ़ाती हैं। तो आपको भी पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो मैम से मिलने का मौका मिलेगा। वैसे भी आप डिपार्टमेंट में जाके मिल सकते हैं, अगर कहीं आपका पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल मिल सकते हैं। तो इस चर्चा से, इस संवाद से आपको बहुत सारी सीख मिली होगी और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे। हमें भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली मैम से। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय अपना कीमती निकाल कर हमें दिया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच अभिनव, और आई अप्रिशिएट यू एंड योर एंटायर टीम। तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और तुम लोग शुरू से ही बहुत सीरियस थे। अभिनव, अभिषेक, अदिति और तुम सब लोग आए, अच्छा लगा। संडे का दिन था, मेरा भी टाइम अच्छा गया और बेस्ट विशेस।